कहानी की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जो 8 साल बाद रहस्यमयी तरीके से मिलती है, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वो एक पत्थर के ताबूत के अंदर छिपी हुई थी। पूरे शरीर पर कपड़े ऐसे लिपटे थे जैसे किसी मम्मी को दफनाया गया हो। जब लड़की की आंख खुलती है तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका होता है। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हो चुकी थीं। पूरी त्वचा किसी बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियों से भरी थी और उसके नाखून इतने मोटे और सख्त थे कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी मुंह को लड़की के मुंह के अंदर टूटा हुआ नाखून फंसा हुआ दिखाई देता है। वह घबराते हुए पूछता है, क्या तुम अपने नाखून खुद तोड़ सकती हो? लेकिन लड़की बस चुपचाप उसे देखती रहती है। अब बारी थी उसके पैर के अंगूठे के नाखून की। मुंह के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से नाखून खींचा। छटाक! एक तेज आवाज के साथ पूरा नाखून त्वचा समेत बाहर निकल आया, जैसे किसी मछली की खाल एक ही बार में उतार दी गई हो। ये नजारा देखकर मुंह के भी होश उड़ गए। तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। जब निकली हुई त्वचा सूखने लगती है तो लड़की का पिता उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि उस त्वचा को परत दर परत खोला जा सकता है, बिल्कुल किसी बेहद पतले कागज की तरह। हर परत पंख जितनी हल्की थी और उन पर बेहद बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। जैसे जैसे वो परतें खुलती गईं, उन पर हजारों लाइनें दिखाई देने लगीं। तब उसके मन में एक ही सवाल आया, क्या यही वो रहस्यमयी 1000 पन्नों की किताब है जिसके बारे में सिर्फ किंवदंतियों में सुना था? दोस्तों, 2026 की नई हॉरर फिल्म मून आई यी की कहानी यहीं से और भी रहस्यमयी होने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। अब कहानी हमें 8 साल पीछे ले जाती है। कहानी की नायिका सिर्फ 8 साल की एक प्यारी लेकिन बेहद समझदार लड़की है। उसे अपने पापा के साथ मेज पर मॉर्स कोड में टैप करके बातें करना सबसे ज्यादा पसंद था। ये दोनों का एक खास खेल था। घर में उसका एक बड़ा भाई भी था, लेकिन पिता का लाड सबसे ज्यादा अपनी बेटी पर ही था। ये 4 लोगों का एक अमेरिकी परिवार था जो उस समय काहिरा, मिस्र में रह रहा था। पिता एक विदेशी न्यूज रिपोर्टर थे, जबकि उनकी पत्नी जिंजी स्थानीय अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत कर रहे थे, क्योंकि जल्द ही उनके घर तीसरा बच्चा आने वाला था। एक सुबह जिंजी जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकल जाती हैं और पिता दोनों बच्चों का ध्यान रख रहे होते हैं। इसी बीच भाई बहन किसी बात पर झगड़ने लगते हैं। मौका देखकर छोटी लड़की चुपचाप घर से निकलती है और पीछे बने अपने सीक्रेट ठिकाने पर खेलने चली जाती है। उधर पिता को ऑफिस से फोन आता है। उन्हें अमेरिका वापस बुलाने, प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने की खुशखबरी मिलती है। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को यह खबर सुनाने में लग जाते हैं और इसी दौरान बाहर क्या हो रहा है इस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। उधर बगीचे में खेल रही छोटी लड़की के पास एक रहस्यमयी स्थानीय औरत आती है। वह टूटी फूटी भाषा में खुद को लैरागिमा बताती है और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। Layla today. She has a sick tummy. Did she tell you anything about me? Well, she said you're a magician. That's right. Would you like to see a trick? वो रहस्यमयी औरत अपनी जेब से लड़की की पसंदीदा टॉफियां निकालती है। मासूम बच्ची का डर पल भर में खत्म हो जाता है और वह आराम से उससे बातें करने लगती है। कुछ देर बाद जब उसके पिता वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक डिब्बा दिखाई देता है। डिब्बा खोलते ही अंदर ढेर सारे टॉफियों के रैपर दिखाई देते हैं। तभी उसे समझ आ जाता है कि ये सब पहले से रची गई साजिश थी। और फिर वो औरत अचानक कोई अजीब मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अगले ही पल एक विशाल कनखजूरा रेंगता हुआ लड़की के पास आता है और देखते ही देखते उसके गले के अंदर गायब हो जाता है। यहीं से उस मासूम बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अजीब मंत्र पढ़ने के कुछ ही सेकंड बाद छोटी लड़की की आंखें पलट जाती हैं, उसकी गर्दन ढीली पड़ जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। उधर पिता को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है तो वह भागते हुए पीछे वाले बगीचे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ तेल का एक धब्बा और बाढ़ में बना एक बड़ा छेद दिखाई देता है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि कोई उनकी बेटी को अगवा करके ले गया है। घबराए हुए पिता सड़क पर दौड़ पड़ते हैं। तभी पूरे शहर में तेज सायरन बजने लगते हैं। मिस्र में रेत के तूफान का हवाई अलर्ट जारी हो चुका था। पिता को दूर अपनी बेटी की एक झलक तो दिखती है, लेकिन तेज धूल और कम होती दृश्यता का फायदा उठाकर वो रहस्यमयी औरत बच्ची को लेकर गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद मामला काहिरा पुलिस तक पहुंचता है। एक महिला अधिकारी को इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है। उसे बताया जाता है, अगर तुम ये हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस सुलझा लेती हो तो तुम्हें सीधे डिटेक्टिव बना दिया जाएगा। महिला अधिकारी पूछताछ के लिए परिवार से मिलती है। सामने बेटी को खो चुके माँ बाप बैठे थे, जिनके चेहरों पर साफ डर और बेबसी दिखाई दे रही थी। पूछताछ के दौरान अधिकारी हर एंगल से जांच शुरू करती है, यहाँ तक कि एक पल के लिए उसे माता पिता पर भी शक होने लगता है। Hey, you think I don't know what you're talking about? You think we did this? You think we did something to our own daughter? What the fuck is your problem? Are you gonna fucking help us? Send someone out there to find her. Somebody took our child. लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। 8 साल बीत जाते हैं। परिवार अमेरिका लौट जाता है, लेकिन पिता आज तक अपनी खोई हुई बेटी की तस्वीरें संभाल कर रखते हैं। उन्हें आज भी लगता था कि उस दिन अगर उन्होंने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद उनकी बेटी कभी उनसे बिछड़ती ही नहीं। जब बेटी लापता हुई थी तब उसका छोटा भाई अभी पैदा ही हुआ था। अब वही बच्चा 8 साल का हो चुका था।
ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था। परिवार खुश था, लेकिन एक डर आज भी उनके साथ रहता था, घर से बाहर निकलने का डर। जब छोटे बेटे ने स्कूल ट्रिप पर यूरोप जाने की इच्छा जताई तो माँ ने तुरंत मना कर दिया। एक बार अपनी बेटी खोने के बाद अब वो किसी भी बच्चे को अकेले कहीं भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन किस्मत से कोई नहीं बच सकता, मुसीबत खुद उनके दरवाजे तक आने वाली थी। उधर मिस्र के काहिरा में एक युवक को रेगिस्तान के बीच दूर धुआं उठता दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह वहां पहुंचता है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक जला हुआ विमान पड़ा था, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, जमीन में धंसा हुआ पत्थर का एक रहस्यमयी ताबूत जिस पर खरोंच तक नहीं थी। जब उसकी जांच की गई तो एक्सरे और स्कैन में पता चला कि उसके अंदर किसी धातु जैसी परत मौजूद है। आखिरकार ताबूत खोला गया और अंदर जो था उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। अंदर एक मम्मी की तरह लिपटी हुई लड़की थी। उसके नाखून पूरी तरह काले पड़ चुके थे, लेकिन हैरानी की बात, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी जिंदा हो। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार साथ बैठकर बाहर खाना खा रहा था। तभी पिता के फोन पर अमेरिकी दूतावास से एक इंटरनेशनल कॉल आती है। उधर से सिर्फ एक खबर मिलती है, आपकी बेटी मिल गई है। ये सुनते ही पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों पहली ही फ्लाइट से मिस्र पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वे अपनी बेटी शियाओफेंग को सामने देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 8 साल पहले जिस मासूम बच्ची को उन्होंने खोया था वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो न कुछ बोल रही थी, न किसी को पहचान रही थी। पिता उसे प्यार से आवाज देते हैं, लेकिन जवाब में उसके मुंह से इंसान की आवाज नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी डरावनी चीख निकलती है। आखिर 8 सालों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? उधर केस संभाल रही महिला अधिकारी बताती है कि मिस्र में बच्चों की तस्करी करने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है और शक है कि शियाओफेंग भी उसी गिरोह का शिकार बनी थी। जैसे ही परिवार को उसे घर ले जाने की इजाजत मिलती है, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मौसी ने उसकी याद में 8 जन्मदिनों की भरपाई करने के लिए 8 केक तक तैयार कर रखे थे। लेकिन उसका छोटा भाई उसे देखकर थोड़ा असहज था। उसे याद ही नहीं था कि उसकी बड़ी बहन कैसी दिखती थी। वहीं घर के बाकी लोग खुशी से शियाओफेंग का हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगते हैं, लेकिन शियाओफेंग बिल्कुल बेजान सी खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। और तभी जैसे ही मौसी भगवान का धन्यवाद करके अपनी प्रार्थना पूरी करती हैं, अगले ही पल अचानक मौसी की नाक से तेज खून बहने लगता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। आखिर शियाओफेंग के अंदर ऐसा क्या था जो उसे इंसान से किसी राक्षस जैसा बना चुका था? तभी उसकी मां जिंजी आगे बढ़ती है। वो प्यार से अपनी बेटी को गले लगाती है और किसी तरह उसे शांत कर देती है। उस रात जिंजी शियाओफेंग को पुराने दिनों की तस्वीरें दिखाती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि शायद बचपन की यादें उसकी खोई हुई इंसानियत वापस ले आएं। लेकिन शियाओफेंग एक बार भी तस्वीरों की तरफ नहीं देखती। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे अपने अतीत से कोई मतलब ही ना हो। आधी रात पूरा घर अचानक कदमों की आवाज से जाग जाता है। पिता तुरंत बच्चों के कमरे की ओर दौड़ते हैं। दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर सिर्फ उनकी पत्नी सो रही थी, लेकिन छोटा बेटा कहीं भी दिखाई नहीं। There's nothing in the walls. पूरा परिवार आवाज का पीछा करते हुए अटारी तक पहुंचता है। वहां शियाओफेंग एक कोने में डरी सहमी किसी जंगली जानवर की तरह दुबकी हुई मिलती है। लेकिन अगले ही पल वो जमीन से एक जिंदा बिच्छू उठाती है और बिना सोचे समझे उसे चबाने लगती है। पिता तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, जबकि मां उसके मुंह से बिच्छू निकालने की कोशिश करती है। तभी शियाओफेंग अचानक काला और बदबूदार पानी उल्टी कर देती है। उस रात के बाद से घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अगली सुबह घर के बाहर जंगली भेड़ियों का झुंड जमा हो जाता है, जो लगातार घर की तरफ घूरता रहता है। उधर मां जब शियाओफेंग के नाखून काटती है तो नाखून चमड़ी के साथ उखड़ने लगते हैं। वहीं पिता को कमरे के फर्श से अजीब बदबू आती है। जब वो कारपेट हटाकर देखते हैं तो नीचे की लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी होती है और उस पर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ फैला होता है। कुछ देर बाद पिता देखते हैं कि शियाओफेंग मकड़ी की तरह फर्श पर रेंग रही है। आखिरकार वो लॉन्ड्री रूम में मिलती है, जहां वह किसी नुकीली चीज से अपने शरीर की सूखी चमड़ी को खुरच खुरच कर निकाल रही होती है। ये सब देखकर पिता को यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। उन्हें लगता है कि उसे घर में रखना सबके लिए खतरनाक है, लेकिन मां इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। Where? You think I'm not relieved that I have my daughter home? Are you? Of course, but we can't fix her if we don't know what happened to her. I can fix her. I can fix her. No, you can't. I can do it. Not if you're burying your head in the sand. वो रोते हुए शियाओफेंग के पास जाती है और उससे कुछ बोलने की गुहार लगाती है, लेकिन अगले ही पल शियाओफेंग एक जंगली जानवर की तरह अपनी मां पर हमला कर देती है। उधर पिता बेसमेंट में जाकर उसकी उतरी हुई चमड़ी की जांच शुरू करते हैं। उन्हें यकीन था कि यहीं कहीं उनकी बेटी की इस रहस्यमयी हालत का राज छिपा है। वो उसकी तस्वीरें लेकर प्राचीन सभ्यताओं के एक प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं। तस्वीरें देखते ही प्रोफेसर चौंक जाते हैं। वो बताते हैं कि यह मिस्र की चित्रलिपि नहीं, बल्कि उससे भी हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी भाषा है। यानी शियाओफेंग का संबंध किसी बेहद प्राचीन और खतरनाक शक्ति से था। उधर रात को पिता शियाओफेंग के कमरे में उसके पास बैठे रहते हैं। तभी उन्हें उसके दांत पीसने की अजीब आवाज सुनाई देती है। पहले तो उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक आदत है,
लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि ये आवाजें एक तय पैटर्न में आ रही हैं। उन्हें अचानक बचपन की मॉर्स कोड याद आ जाती है और तभी उन्हें समझ में आता है शियाओफेंग अपने दांतों की आवाज से कोई गुप्त संदेश भेजने की कोशिश कर रही थी। पिता तुरंत शियाओफेंग की पुरानी मॉर्स कोड चार्ट निकालते हैं और उसके दांतों की आवाज को डिकोड करने लगते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, लेला। वो तुरंत परिवार के सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई इस नाम की लड़की को जानता है, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी उन्हें 8 साल पहले मिले पुराने खत याद आते हैं। वो एक एक करके सारे पत्र दोबारा पढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें काहिरा मिस्र से आया एक पुराना पत्र मिलता है। उसमें लिखा था कि भेजने वाली शियाओफेंग की दोस्त है और आखिर में जो नाम लिखा था वो था लेला, यानी शियाओफेंग उसी लड़की तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती थी। उधर उसी रात डेजी बाथरूम जाने के लिए उठती है। जैसे ही वो शियाओफेंग के कमरे के पास से गुजरती है, उसे पहली बार शियाओफेंग की मासूम आवाज सुनाई देती है। डेजी बिना कुछ सोचे उसके कमरे के दरवाजे के पास चली जाती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही डेजी दरवाजे के पास पहुंचती है, शियाओफेंग अचानक कोई रहस्यमयी मंत्र बोलती है। अगले ही पल डेजी हवा में उड़ जाती है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। ये पूरी घटना घर के सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। उधर पूरी रात रिसर्च करने के बाद प्रोफेसर उस रहस्यमयी भाषा को पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसमें बार बार सिर्फ एक ही नाम लिखा था, नासमलानियन। प्रोफेसर बताते हैं कि यह एक प्राचीन दानव का नाम है। कहा जाता है कि यह दानव इंसानों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को अंदर से बर्बाद कर देता है। यानी शियाओफेंग अब किसी ऐसी खतरनाक शक्ति के प्रभाव में थी जो पूरे परिवार को अपना शिकार बनाना चाहती थी। An ancient ritual. Either that or it just disappeared. These bindings, wherever you got them, contain words of protection, words to ward off this long-lost demon. इसी दौरान प्रोफेसर एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। 1923 की एक पुरानी रिसर्च रिकॉर्डिंग में भी नासमलानियन का जिक्र मिलता है। उसमें बताया गया था कि यह दानव परिवारों को तोड़ने और इंसानों को अपना शिकार बनाने के लिए जाना जाता है। उधर केस की जांच कर रही चिका को लेला का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन पुराने खत पर लगी डाक की मुहर उसे एक नए सुराग तक पहुंचा देती है। मुहर देखकर उसे पता चलता है कि खत एक सुनसान जैतून के बाग से भेजा गया था। हैरानी की बात यह थी कि 8 साल पहले जहां से शियाओफेंग गायब हुई थी, वहां भी ऐसा ही जैतून का बाग मौजूद था। चिका अकेले उस जगह की जांच करने पहुंच जाती है। पूरा घर सुनसान पड़ा था। तलाशी के दौरान उसे एक रहस्यमयी कमरा मिलता है जिसके बीचों बीच पिरामिड जैसी एक काली आकृति खड़ी थी। पास ही एक लोहे का दरवाजा छिपा हुआ था। जैसे ही वो उसे खोलती है, एक अंधेरी सुरंग सीधे पिरामिड के अंदर जाती दिखाई देती है। चिका बिना किसी को बताए अकेले ही उस सुरंग में उतर जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक रहस्यमयी वेदी दिखाई देती है। सुराग बताते थे कि कभी वहां एक ताबूत रखा हुआ था, लेकिन तभी शियाओफेंग अचानक वहां पहुंच जाती है और अगले ही पल एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से उनके सामने से गुजर जाती है।